So, good morning, girls. Welcome back. Today we are going to start a new chapter that is memory यानी कि स्मृति. तो ये थर्ड यूनिट का आपका फर्स्ट चैप्टर है मेमोरी. सो आई होप फर्स्ट और सेकंड यूनिट के जो चैप्टर्स हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हैं. लास्ट मैंने आपको लर्निंग चैप्टर करवाया था. सो आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट. अगर अभी भी किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम. तो अब हम मेमोरी का चैप्टर शुरू करते हैं. मेमोरी यानी कि स्मृति. ठीक है. आम भाषा में यूज़ होने वाला बहुत ही कॉमन वर्ड है. हमारे जीवन में स्मृति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है. नॉर्मली हम लोग स्मृति के बारे में, मेमोरी के बारे में बातचीत करते रहते हैं, परंतु एक्चुअल में मेमोरी क्या है, स्मृति क्या है, इसके बारे में हमें नहीं पता. अभी भी वैज्ञानिक टर्म्स में या साइकोलॉजिकल टर्म्स में हम किस तरीके से मेमोरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है. तो ये एक प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति के अंदर, हर प्राणी के अंदर किसी ना किसी मात्रा में पाई जाती है. जब भी हम किसी वस्तु को, किसी स्थान को या कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उससे रिलेटेड कोई प्रतिमा जो है या चिन्ह जिसको कहते हैं वो हमारे मस्तिष्क में बन जाते हैं. ठीक है. फिर इन्हीं संचित किए हुए चिन्हों को जब हम यानी कि जो पास्ट में संचित किए हुए या इकट्ठा करे हुए चिन्हों को जब हम करंट बातचीत में या करंट जीवन में जिसका यूज़ करते हैं या उसको याद करते हैं, उसको हम स्मृति कहते हैं. ठीक है. तो आइजेंक के अनुसार ये जो हमारे जो भूतकाल में या पास्ट में संचित किए हुए जो अनुभव होते हैं, जब आवश्यकता पड़ने पर जब हम इनको रिकॉल करते हैं और अपनी पुनः चेतना में पहचान लेते हैं या उसको रिकग्नाइज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेमोरी या उसको हम स्मृति कहते हैं. ठीक है. तो इस तरीके से आप मेमोरी की मीनिंग दे सकते हैं और उसकी डेफिनेशंस दे सकते हैं. आइजेंक की डेफिनेशन है 1970 की, या इसके अलावा आप वुडवर्थ की डेफिनेशन दे सकते हैं. वुडवर्थ ने क्या कहा है मेमोरी के बारे में, यानी सीखे हुए अनुभवों के सीधे उपयोग को हम मेमोरी कहते हैं, हम स्मृति कहते हैं. स्टाउट की भी एक डेफिनेशन है, यानी स्मृति क्या होता है, एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें पास्ट के अनुभव को उसी क्रम या ढंग से हम जागृत करते हैं प्रेजेंट में जैसे कि वो पहले हुए थे. ठीक है. सो यू कैन गिव दीज 2 या 3 डेफिनेशंस ऑफ मेमोरी. देन वी कम टू अवस्थाएं या फेजेस ऑफ मेमोरी. मेमोरी की अवस्थाएं क्या होती हैं, उसकी स्टेजेस या फेजेस क्या होती हैं. तो बेसिकली 4 फेजेस हम मेमोरी की डिस्कस कर सकते हैं. पहली है आपकी लर्निंग यानी कि अधिगम. सेकंड आपकी रिटेंशन होती है. और थर्ड है रिट्रीवल, जिसके अंतर्गत हम रिकॉल और रिकग्निशन, इन 2 स्टेजेस को डिस्कस करते हैं. तो बेसिकली ये 4 हो जाती हैं आपकी लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल एंड रिकग्निशन. तो लर्निंग यानी कि ये इन फेजेस से होकर हमारी जो मेमोरी जो है वो बनती है. ठीक है. तो सबसे पहला फेज आ जाता है आपका लर्निंग, अधिगम जिसको कहते हैं. ये हमने लास्ट चैप्टर में भी लर्निंग बहुत अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है. तो लर्निंग यानी कि स्मृति जो है हम हमारी अधिगम या अनुभव के आधार पर अंकित होती है हमारे माइंड में. ठीक है. तो स्मृति की जो पहली अवस्था होती है वो सीखने की होती है. ठीक है. क्योंकि हम अधिगम के द्वारा या अनुभव के द्वारा ही कोई ना कोई जो सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं या किसी भी व्यक्ति को, कोई स्थान को ऑब्जर्व करते हैं, उसके जो चिन्ह होते हैं, उसके जो कोई भी उसके जो मतलब कि लक्षण होते हैं वो आपके मेमोरी में अंकित हो जाते हैं. ठीक है.
उसको हम सीखना कहते हैं। सीखने का कार्य जो है वो चेतन मन करता है, यानी आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो उसमें लर्निंग होती है, ठीक है। और इससे मतलब हमारे मानसिक जो मानसिक या हमारे जो मानस पटल पर, हमारी जो ब्रेन पर या हमारे मस्तिष्क में जो भी कुछ हमने सीखा है, जो लर्न करा है, वो अंकित हो जाता है। और जब ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो वो दोबारा से हमारे वर्तमान चेतन मन में आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी हम कुछ कोई भी चीज़ या कोई भी वस्तु को लर्न करते हैं, किसी भी विषय को, किसी भी वस्तु को या स्थान को सीखते वक्त रटने का प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है। रोट मेमोरी नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रत्यक्ष ज्ञान जो है उसका, उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए, उसका अर्थ ढूंढना चाहिए और उस चीज़ का संबंध किसी दूसरी वस्तुओं के साथ, किसी दूसरे विषय के साथ जोड़ना चाहिए। तभी वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म तक जीवित रहता है, लॉन्ग टर्म तक बना रहता है, ठीक है। सेकंड आपकी स्टेज आ जाती है आफ्टर लर्निंग रिटेंशन, जिसको धारणा कहते हैं। यानी कि धारणा क्या होती है? आपकी जो सीखी हुई जो वस्तु होती है, ठीक है, उसको मस्तिष्क में स्थायी रूप से बनाए रखने को धारणा कहते हैं। आपने सीख लिया, ठीक है, आपके मस्तिष्क पर बन गया वो, परंतु बहुत जल्दी विलुप्त हो गया, बहुत जल्दी उसकी फॉरगेटिंग हो गई, तो वो कोई मेमोरी नहीं कहलाती वो। परंतु अगर आप लंबे समय तक उसको अपने मस्तिष्क पर बनाए रखते हैं, तो उसको हम धारणा कहते हैं, ठीक है। तो धारणा जो है या धारण करने की जो शक्ति है, वो अलग अलग लोगों में अलग अलग प्रकार से या अलग अलग मात्रा में पाई जाती है। कोई व्यक्ति किसी बात को ज़्यादा समय तक अपने मस्तिष्क में धारण कर सकता है, उसकी स्मृति उतनी ज़्यादा अच्छी कहलाती है, ठीक है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जो एडोलेसेंट लोग होते हैं या जो विद्यार्थी होते हैं, उनकी धारण शक्ति जो होती है वो मिडिल एजेड या ओल्ड एज के लोगों से ज़्यादा होती है, ठीक है, अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। इसी वजह से वो हर बात को ज़्यादा जल्दी याद भी कर लेते हैं। नॉर्मली साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट का ये मत होता है कि हमारी जो धारण शक्ति होती है या रिटेंशन का जो पावर होती है, वो 25 वर्ष की आयु तक अपनी लिमिट या चरम सीमा तक पहुंच जाती है और उसके बाद धीरे धीरे उसमें घटाव देखा जा सकता है। तो नॉर्मली जो आपकी रिटेंशन की जो शक्ति होती है, वो 4 बातों पर निर्भर करती है। एक तो आपका ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, फिर आपका स्वास्थ्य, रुचि और चिंतन। ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। हर प्रकार का अनुभव जो है वो आपके मस्तिष्क पर अपना प्रभाव यानी अपना इफेक्ट छोड़ देता है। मस्तिष्क हमारा या ब्रेन हमारा इन प्रभावों को सुरक्षित रखता है, उनको एक क्रम में लगाता है और जब भी भविष्य में व्यक्ति को कोई कार्य हेतु के लिए या किसी भी कारणवश वो अपनी भूतकाल में लर्न करी हुई वस्तु की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसको अपनी दोबारा से उसको रिकॉल कर लेते हैं, अपने पुनः चेतना में ले आते हैं और उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्ट्रांगली आप अपने मस्तिष्क पर इन अपनी मेमोरीज़ को अंकित कर सकोगे, जितना स्ट्रांग आपका ब्रेन पावर होगा, उतना जल्दी या उतने लॉन्ग समय के लिए आपकी ब्रेन पर चीज़ें अंकित रह सकती हैं, ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है जो आपकी धारणा शक्ति को इम्प्रूव करता है, वो है आपका शारीरिक स्वास्थ्य। यानी जो आपकी फिजिकल हेल्थ होती है, उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, तभी हम आसानी से किसी भी बात को याद कर लेते हैं। या फिर तभी ये कहा जाता है कि प्रातः काल या अर्ली मॉर्निंग जो है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ आपको बनाता है, ठीक है, मेंटली और हेल्दी आप शारीरिक तौर पर आपको स्वस्थ बनाता है। तभी आप अगर उस वक्त में
प्रातः काल में अगर आप कोई बात याद करते हैं तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाती है। और इसके ऑपोजिट अगर दिन में किसी भी समय पर जब आपका शरीर अस्वस्थ होता है, थका हुआ होता है, तब अगर आप प्रयास भी करते रहेंगे किसी चीज़ को याद करने के लिए, जितना मर्जी आप कठिन परिश्रम कर लेंगे, उसके बावजूद भी आप जल्दी से याद नहीं कर पाते। ठीक है, और इसका एकमात्र कारण यही है कि थकने के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और आपका जो नर्वस सिस्टम है वो सरलता से कार्य नहीं करता और आपकी धारणा शक्ति कम हो जाती है। इसी प्रकार से इंटरेस्ट है, रुचि है, या आपके जो चिंतन है, ठीक है, वो भी उसका भी संबंध आपकी धारणा शक्ति से होता है। उस बात को हम बहुत जल्दी याद कर लेते हैं जिसमें आपकी रुचि होती है। ठीक है, और रुचि होने के कारण हम उस चीज़ के बारे में बार बार चिंतन करते हैं, उसके बारे में थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं और अन्य बातों के साथ उसका संबंध स्थापित कर लेते हैं, जिसके परिणाम क्या होता है, आपको वो मटेरियल बहुत जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी सेकंड स्टेज, दैट इज रिटेंशन। रिटेंशन के बाद आपकी थर्ड स्टेज आती है रिट्रीवल, जो कि दो प्रकार से होता है, रिकॉल और रिकग्निशन। ठीक है, तो सीखे हुए अनुभवों को चेतना में लाना रिकॉल कहलाता है। टू रिवाइव और री इंस्टेट मेमोरी वर्बली और इन कॉन्क्रीट। ठीक है, कोई भी आपने पास्ट एक्सपीरियंस का की जो मेमोरी होती है उसको रिवाइव करना, री इंस्टेट करना, या आप उसको अपने चेतना में लाना, उसको हम रिकॉल करते हैं। ठीक है, व्यक्ति की स्मृति का अच्छा होना या बुरा होना इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को वो कितना पुनः स्मरण कर सकता है। ठीक है, कितना भी अच्छा हो क्यों ना उसने सीखा हो, वो सब व्यर्थ हो जाता है अगर आवश्यकता पड़ने पर आप उसको रिकॉल नहीं कर सकते, या फिर उचित तरीके से रिकॉल नहीं करते, या अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको सीखी हुई बात को प्रत्यास्मरण करने में। और जितना प्रत्यास्मरण करने में आपको डिफिकल्टी होती है या नहीं कर पाते हो, उतना ज़्यादा विस्मरण या फॉरगेटिंग की संभावना आपके अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, तो सीखी हुई बातों को रिकॉल करने के लिए, चेतना में लाने के लिए कुछ नियमों के ऊपर, कुछ लॉज के ऊपर बल दिया गया है। जैसे कि सहचारिता या एसोसिएशन का लॉ होता है, रुचि का नियम है, प्राथमिकता का नियम, या नवीनता, फ्रीक्वेंसी, प्रबलता। जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों को यूज़ में लाओगे, ठीक है, उतना अच्छे वे में, उतने अच्छे तरीके से आप प्रत्यास्मरण कर सकते हो, आप रिकॉल कर सकते हो। और सेकंड फॉर्म ऑफ रिट्रीवल है आपका रिकग्निशन, जिसको पहचान कहते हैं। यानी किसी वस्तु या व्यक्ति को देखकर ये बता देना कि इसे पहले भी आपने देखा है, इसको हम पहचान कहते हैं। हालांकि पहचान एक मानसिक प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के जब कांटेक्ट में आते हैं तो हम ये बता सकते हैं कि ये वस्तु कौन है या क्या है, या ये व्यक्ति कौन है, और इससे आपका परिचय कब हुआ था, कैसे हुआ था, इस वस्तु को आपने कब और कहाँ देखा था। ठीक है, तो पहचान और प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल और रिकग्निशन एक ही चीज़ है, जिससे कि आप सीखी हुई चीज़ों को रिट्रीव कर सकते हैं या पुनः स्मरण कर सकते हैं। ठीक है, और इसका संबंध आपके मस्तिष्क से भी होता है और आपके शरीर से भी होता है। तो जिन वस्तुओं का के साथ आप एसोसिएशन नहीं हो पाती है, आपकी पूर्व में नहीं हो पाई है, तो उसका प्रत्यास्मरण होना भी डिफिकल्ट हो जाता है, यानी कि उन वस्तुओं को पहचानने में भी आप असमर्थ होते हैं। ठीक है, और इसके ऑपोजिट जिन वस्तु या व्यक्तियों के साथ आप कोई एसोसिएशन ढूंढ लेते हैं, कोई संबंध ढूंढ लेते हैं, उसको आप तुरंत पहचान लेते हैं। ठीक है, जिन वस्तुओं को आप दैनिक जीवन में दिन प्रतिदिन देखते रहते हैं, या कि किन्हीं व्यक्तियों को आप रोजमर्रा में मिलते रहते हैं, उनके साथ आप एक प्रकार का सहचर्य संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो इस वजह से आप उनको बहुत ही इजीली पहचान जाते हैं। और जिनको आप नहीं मिलते या जिनको बहुत समय के बाद मिलते हैं,
उनको आप इतना ज़्यादा नहीं पहचान पाते। ठीक है, तो कई बार टोटल मतलब कि रिकग्निशन नहीं होता और कई बार आंशिक रूप से रिकग्निशन नहीं होता, जिसमें कि आप हल्का हल्का पहचान लेते हैं, परंतु निश्चित तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये कौन है या इनके साथ आपका परिचय कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी स्मृति की तीन अवस्थाएं होती हैं, चार अवस्थाएं होती हैं, जिनके आधार पर हम मेमोरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इन अवस्थाओं को हम एक बहुत ही सिंपल उदाहरण या एग्जाम्पल के साथ भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है रमेश, एक विद्यार्थी है जिसको कि एक टास्क दिया गया है हरियाणा के विभिन्न जिलों के नाम याद करने का। ठीक है, तो अब उसके सामने इन सारे जिलों की सूची प्रस्तुत करी जाती है। बार बार वो उसको प्रत्यक्षीकृत करता है, उसको देखता है, बार बार याद करता है, पढ़ता जाता है और अपने मस्तिष्क पर उन जिलों को एक उचित जगह देने की कोशिश करता है, यानी कि उन जिलों को सीखने की, लर्न करने की कोशिश करता है। तो ये आपका पहला स्टेज था कि उन जिलों को लर्न करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब वो हरियाणा के जितने भी ये ज़िले हैं उनके उनके नामों को अपने मस्तिष्क में बनाए रखने का प्रयास करेगा। फिर इसको हम रिटेंशन या धारण कहते हैं। ठीक है, और फिर एक गैप दिया जाता है, एक सप्ताह का गैप उसको दिया जाता है, जिसमें कि उस सूची को उसको ना दोबारा दिखाई दिया जाता है, ना सुनाई दिया जाता है, और फिर उस सप्ताह के इंटरवल के बाद उसको बोला जाता है कि वे उन जिलों के नाम बताए जिसे उसने एक सप्ताह पहले सीखा था या लर्न करा था। फिर ये आपकी थर्ड स्टेज है, जिसको हम रिट्रीवल यानी कि रिकॉल मेथड के द्वारा रिट्रीवल कहते हैं। ठीक है, तो वो पहले सीखा हुआ या लर्न करा हुआ जो कार्य है, जिसको उसने अपने मस्तिष्क में रिटेन किया है या धारित किया है, रिटेंशन किया है, उसको वो उगलना शुरू कर देता है। तो ये आपकी तीसरी स्टेज होती है रिट्रीवल की, यानी कि जिसमें वो रिकॉल मेथड से पुनः प्राप्ति कहलाता है, करता है। ठीक है, और अगर वो उसको जितना परसेंटेज बता पाएगा या रिकॉल कर पाएगा, उतने प्रतिशत हम उसको पुनः प्राप्ति स्वीकार कर लेते हैं, और बाकी जो उसने रिकॉल नहीं कर पाया है उसको हम भूलने में या फॉरगेटिंग में गिन लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से रिट्रीवल हम रिकग्निशन के आधार पर भी कर सकते हैं कि उसको कुछ ऐसी सूची दी जाए जिसमें हरियाणा के ज़िलों के अलावा और भी ज़िले सम्मिलित कर लिए जाते हैं, यानी कि पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के या कुछ और भी ज़िले सम्मिलित कर दिए जाते हैं। अब उसको ये कहा जाता है कि अब इस संपूर्ण सूची में से उन ज़िलों को आपने टिक मार्क करना है जो हरियाणा के ज़िले हैं। ठीक है, तो अब ये देखा जाता है कि इन संपूर्ण सूची जिसमें और भी कई नाम शामिल है, कई ज़िलों के नाम शामिल हैं, उसमें से वो हरियाणा के ज़िलों को रिकॉग्नाइज कर पाता है कि नहीं। तो जितने प्रतिशत उसने सही मार्क करे उनको हम उसका रिट्रीवल प्रतिशत मान लेते हैं, मेमोरी का प्रतिशत मान लेते हैं, और जितने प्रतिशत उसने गलत मार्क करे, ठीक है, या मार्क नहीं कर पाया है, तो उसको हम फॉरगेटिंग में या भूलने में स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन स्टेजेस ऑफ मेमोरी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, स्मृति के प्रकार और विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, इसके जो भी स्मृति की टाइप्स हैं या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, विशेषताएं क्या क्या हैं। तो किसी भी बात को याद करने की जो योग्यता होती है वो अलग व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार की होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बार बार याद करने के बाद भी उनको बहुत मुश्किल से रिटेन हो पाता है, और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक बार याद करके ही उस चीज़ को कभी भी नहीं भूलते। तो इस तरीके से आपकी योग्यताओं के आधार पर हम स्मृति को क्लासिफाई कर सकते हैं या उसके टाइप्स बता सकते हैं, यानी कि स्मृति के प्रकार कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आपकी तात्कालिक मेमोरी या इमीडिएट मेमोरी होती है, यानी कि जो कि एकदम से याद किया और एकदम से सुना दिया।
ठीक है। अस्थाई होती है ये मेमोरी, एक दिन या उससे भी कम समय तक आपको सीखी हुई सामग्री याद रहती है, और इसका विकास आयु के साथ साथ होता है, यानी कि शैशव अवस्था में या बहुत छोटी एज में बहुत धीमी गति से तात्कालिक मेमोरी डेवलप होती है, और बाल्यावस्था या चाइल्डहुड तक आते आते ये काफ़ी ज़्यादा विकसित हो जाती है, और उसके बाद किशोर अवस्था में पीक लेवल पर पहुंचकर ये आपकी गिरनी शुरू हो जाती है, इमीडिएट मेमोरी। सेकेंड टाइप की मेमोरी है आपकी स्थायी या परमानेंट मेमोरी कहते हैं, यानी कि किसी भी सीखी हुई बात को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक याद रखना और रिकॉल कर पाना स्थायी मेमोरी कहलाता है, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसके साथ आपका एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत दिनों तक आपको वो सामग्री याद रहती है। थर्ड है आपकी पर्सनल मेमोरी, यानी कि जो आपकी व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर होती है, ठीक है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी बहुत सारे होते हैं, परंतु अलग अलग प्रकार की मेमोरीज होती हैं जिसके साथ आप अपने स्कूल लाइफ को, अपने शिक्षकों को, अपने सहपाठियों को याद करते हैं। इसको हम पर्सनल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। आपकी फिर कुछ इम्पर्सनल या अव्यक्तिगत मेमोरी होती है जो कि पुस्तकों के द्वारा होती है, यानी जो भी पुस्तक आपके पाठ्यक्रम में लगी है तो जो भी क्वेश्चंस उसमें है वो सारे बच्चे एक जैसा ही याद करते हैं और एक जैसा ही उसको अपनी मेमोरी में रिटेन करते हैं। व्यक्तिगत अनुभवों का इसमें कोई स्थान नहीं होता, ठीक है। देन यू हैव एक्टिव या सक्रिय मेमोरी होती है, यानी कि जब आप पास्ट के अनुभवों को रिकॉल करते वक्त प्रयास करने की जब आपको आवश्यकता महसूस होती है, यानी जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो वहाँ पर प्रश्न पत्र आपके सामने आता है, उसके उत्तर देने के लिए आपको सीखी हुई जो सामग्री है उसको बार बार याद लाना या बार बार अपने माइंड में लाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। निष्क्रिय मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कि पास्ट के अनुभवों को बिना प्रयास करे आप रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। मैकेनिकल मेमोरी आदत जन्य होती है, यानी कि जो कार्य आप बार बार करते हैं वो उसको याद करने के लिए या उसको करने के लिए आपको किसी विशेष प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो एक स्विमर है, सपोज एक तैरने वाला व्यक्ति है, वो बिना स्मरण करे हाथों और पैरों को किस प्रकार से चलाना है वो तैरता जाता है। उसी प्रकार से साइकिल आपने चला रखी है तो आप साइकिल पे बैठ जाओगे, अपने आप से आपके पैर जो हैं वो पैडल पर चलते जाते हैं, आपको उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। फिर आपकी रटन स्मृति होती है, रोट मेमोरी, यानी कि जो बिना सोचे समझे रटने की जो अवस्था होती है उसको हम रटन मेमोरी कहते हैं। बाल्य अवस्था में ये बहुत ज़्यादा तीव्र होती है, ठीक है। तार्किक या लॉजिकल मेमोरी है, यानी कि जिसमें बुद्धि का प्रयोग किया जाता है, सोच समझकर जो सीखना होता है, इनसाइट लर्निंग जो होती है, इसको हम लॉजिकल मेमोरी कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपकी विभिन्न प्रकार की मेमोरी है जो अलग अलग तरीकों से या अलग अलग लेवल्स पर डिफरेंट लोगों में पाई जाती है। देन आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं जिसके द्वारा आप एक अच्छी स्मृति को पा सकते हैं। तो सबसे पहले है शीघ्र अधिगम, यानी कि रैपिडिटी इन लर्निंग। तो अच्छी स्मृति की ये प्रथम विशेषता ये होती है कि कोई भी सामग्री आपके सामने आ जाए, सरलता पूर्वक और बहुत ही शीघ्रता से आप उसको याद कर लेते हैं, ठीक है। तो विद्यार्थियों की स्मृति को तभी अच्छा कहा जाता है जब वो किसी भी तथ्य को जल्दी सीख जाते हैं और काफ़ी लंबे समय तक वो उनकी मेमोरी में रहती है, ठीक है। धारणा का स्थायित्व ये भी एक अच्छी मेमोरी की विशेषता होती है, यानी सीखी हुई सामग्री को देर तक अपनी मस्तिष्क पर धारित करके रखना, देर तक याद रखना, ठीक है। प्रत्यास्मरण में शीघ्रता, ये भी एक अच्छी मेमोरी की पहचान होती है, यानी कि जल्दी सीखना और अधिक देर तक सीखी हुई बातों के अलावा कितनी जल्दी आप इन बातों को रिकॉल कर सकते हैं,
ठीक है। जो विद्यार्थी किसी भी बात को याद करने में या रिकॉल करने में आसानी रखते हैं या शीघ्रता से कर लेते हैं, तो उनकी स्मृति अच्छी मानी जाती है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेमोरी है उपयोगिता, सर्विसेबलनेस जिसको कहते हैं, यानी कि कितनी जो आपने सामग्री याद करी है, रिटेन करी है या आप उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, वो कितना उपयोगी सिद्ध होता है आपके लिए। ठीक है। अवसर पड़ने पर कितनी प्रासंगिक मटेरियल आप लेकर आ सकते हैं। ठीक है। आप एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं, फॉर एग्जाम्पल अब आपके सामने एक प्रश्न आता है, हम स्टेजेस ऑफ मेमोरी का पूछ रहे हैं, फॉर प्रश्न आता है आपका स्टेजेस ऑफ मेमोरी क्या है। ठीक है। तो अगर आप लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकग्निशन, ये अगर आप स्टेजेस बता देते हैं उस वक्त, तो यानी कि आपकी जो मेमोरी जो है वो उपयोगी है, सर्विसेबल है, यानी कि जो प्रासंगिक जो मटेरियल है वो आप रिकॉल कर पाए हैं। परंतु अगर वहीं पर आप कुछ और याद करना शुरू कर देते हैं, स्टेजेस ऑफ मेमोरी की जगह आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी बताना शुरू कर देते हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी बता देना शुरू करते हैं, तो दैट मीन्स आपकी मेमोरी की उपयोगिता उतनी नहीं है। ठीक है। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेमोरी है व्यर्थ की बातों को भूलना, यानी कि इररेलेवेंट जो चीज़ें होती हैं, जो बिल्कुल भी आपके काम की नहीं है, उनको भूलना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। परीक्षा करते समय व्यर्थ की बातों को अगर आप याद करना शुरू कर देते हैं या आपकी वो माइंड में आनी शुरू होती है, तो इससे किसी भी विद्यार्थी को कोई लाभ नहीं होता। ठीक है। तो उसी प्रकार से आपके लाइफ साइकिल में अगर कोई दुखद घटना आप बार बार याद रखते हैं या बार बार आपके माइंड में आती है, तो उससे आपको कोई लाभ नहीं होता, बल्कि दुखी होता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप उन व्यर्थ की बातों को भूल जाएं या उनको अपनी मेमोरी से निकाल दें। और लास्ट आपका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड मेमोरी आता है स्मृति स्तर का शिक्षण, यानी आपकी मेमोरी लेवल टीचिंग के आधार पर कितनी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने विद्यार्थी और शिक्षक की स्मृति के बारे में आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर शिक्षण के क्षेत्र में भी, यानी कि टीचिंग में भी मेमोरी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपका शिक्षण जो है थॉटलेस हो या विचार विहीन हो, तो उसका कोई यूज़ नहीं होता। तो स्मृति में शिक्षण जो है, मतलब शिक्षण में स्मृति बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है। कोई भी चीज़ आप टीच कर रहे हैं या कोई भी चीज़ आप लर्न कर रहे हैं, टीचर और टॉट, यानी टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए ही मेमोरी का जो लेवल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो ये थे आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेमोरी। तो अगर हम यहाँ पर नेचर ऑफ मेमोरी की बात करें, तो ये कुछ मॉडल के ज़रिए मैं आपको डिफरेंट स्टेजेस या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ठीक है। तो ये आपके जो मॉडल जो है, दो प्रकार के मॉडल काफ़ी प्रचलित हुए थे, सिंगल स्टेज मॉडल और फिर हुआ था मल्टीपल स्टेज मॉडल। तो सिंगल स्टेज मॉडल जो था वो 1950 तक काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता था, परंतु फिर उसको खंडित कर दिया गया और 1960 के बाद मल्टीपल स्टेज मॉडल जो है वो अस्तित्व में आया। और इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर मनोवैज्ञानिकों ने बल दिया कि हम कैसे स्मृति का स्ट्रक्चर को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और किस प्रकार से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मतलब कि ये जो आपका मल्टी स्टेज जो मॉडल है, इसका प्रतिपादन एटकिंसन और शिफ्रिन ने किया था 1968 में। तो इसलिए इसको हम एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल का नाम भी देते हैं। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के द्वारा मतलब कि प्रतिपादित किया गया है, यानी कि सूचना प्रक्रमण उपागम को इसमें अपनाया गया है। तो स्मृति के बेसिकली 3 प्रकार की इसमें चर्चा करी गई है, 3 प्रकार हैं स्मृति के। ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं वो 3 प्रकार आपके? सबसे पहले आता है आपका सेंसरी मेमोरी,
फिर है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी और फिर आपकी आती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। ठीक है, तो इस चित्र के द्वारा हम इजीली हमारी इस मॉडल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि जो भी आपका वातावरण से जो स्टिमुलस होता है, ठीक है, वातावरण में जो स्टिमुलस परसीव होता है या आपके सामने पेश होता है, वो आपकी सेंसेस के द्वारा, ठीक है, आपके जो संग्राहक होते हैं, आपके जो सेंसेस के द्वारा आपकी सेंसरी मेमोरी में प्रवेश पाता है। ठीक है, संवेदी निवेश कहते हैं उसको, और ये संवेदी या सेंसरी रजिस्टर कहते हैं इसको, सेंसरी मेमोरी या सेंसरी रजिस्टर में प्रवेश पा लेता है। ठीक है, यानी कि जो भी उद्दीपक होता है उसके भौतिक गुणधर्म के आधार पर ये आपके सेंसेस में रजिस्टर होता है। इसमें अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर क्या हुआ, एनवायरमेंटल उद्दीपक प्रकाश, ठीक है, प्रकाश, आप एकदम घर से बाहर निकलते हैं, एक उद्दीपक है, धूप पड़ रही है और प्रकाश, ठीक है, वो प्रकाश जो है आपकी सेंस ऑर्गन यानी आईज के द्वारा आपके आपके सेंसेस में रजिस्टर हो जाता है, सेंसरी रजिस्टर जिसको कहते हैं, वहां पर ये निवेश पा लेता है और वहां पर ज्यों का त्यों बना रहता है। प्रकाश जो है आपकी आंखों में बना रहता है, कुछ समय के बाद, कुछ समय तक बना रहेगा और कुछ समय के बाद वो वहां से विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, खो जाता है। ठीक है, तो कुछ भी कोई भी उद्दीपक एनवायरनमेंट से जो आपके सेंसेस में प्रवेश पाता है, अगर आप उसको आगे एनकोडिंग नहीं करते हैं तो वो कुछ समय, 4 सेकंड का मैक्सिमम समय होता है जब वो आपके सेंसेस में रहता है। प्रकाश है तो आईज में रहेगा, नॉइज है तो आपके ईयर्स में रहता है, कोई गंध आ रही है तो आपके नोज में है, ठीक है, किसी ने आपको छुआ है तो आपके स्किन या आपके टच पे रहता है। 4 सेकंड तक वो रहेगा और उसके बाद वहां से वो विलोप हो जाता है, वो वहां से खत्म हो जाता है। परंतु यहां पर अगर आप उसको प्रोसेस करते हैं, ठीक है, या फिर आप उसके ऊपर अपना अटेंशन या ध्यान केंद्रित करते हैं, तब वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में, यानी कि जो आपका लघुकालिक जो भंडार होता है वहां पर वो चला जाता है, और वहां से फिर अगर वो आगे प्रोसेस होता है तो लॉन्ग टर्म में चला जाता है, और यहाँ पर अगर आपका प्रोसेस नहीं होता तो यहाँ से फिर वो फॉरगेट हो जाता है या विलुप्त हो जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी से। शॉर्ट टर्म मेमोरी का भी स्टोरेज कैपेसिटी या भंडारण जो क्षमता होती है बहुत ही कम समय के लिए होती है, बहुत ही शॉर्ट वाइल के लिए होती है, और वो अगर आप यहाँ पर रिहर्स करते हो, उसके बारे में सोचते हो, समझते हो, उसको उसके प्रति रिएक्ट करना चाहते हो, तब वो जाकर आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में बहुत सी ऐसी वस्तुएं जो हैं, जब हम शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी को आगे डिटेल में करेंगे तब आपको इन दोनों को दोनों का मीनिंग क्या है, स्टेजेस और ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी से बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो फॉरगेट होती हैं। ज़्यादातर जो मटेरियल जो होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में से जब आप रिकॉल करते हैं, याद करते हैं, तो दोबारा वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चला जाता है। तो आपकी जितनी भी सामग्री जो होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी, और फिर याद करने पर लॉन्ग टर्म मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में पुनः प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो आधुनिक युग में स्मृति के हम 3 प्रकारों की चर्चा करते हैं, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। परंतु यूज में जो है, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, बिकॉज सेंसरी मेमोरी जो होती है वो बहुत ही कम समय के लिए सिर्फ आपके सेंस ऑर्गन्स में, जो आपके 5 जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो आपके संग्राहक होते हैं, वहां पर कुछ समय के लिए ये स्टोर्ड रहती है और उसके बाद ये फॉरगेट हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो इसलिए इसकी हम इतनी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंस नहीं होती है, सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी की ही हम चर्चा करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लासेस में आगे धीरे धीरे इसको हम करेंगे। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अब तक जो हमने किया है मेमोरी के बारे में। ठीक है, तो ये मैं आपको दोबारा से इनके क्वेश्चंस
जो 2 क्वेश्चंस आज मैंने आपको करवाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्मृति किसे कहते हैं? स्मृति की विभिन्न अवस्थाओं की व्याख्या करें। ठीक है, व्हाट इज मेमोरी? एक्सप्लेन द वेरियस स्टेजेस और फेजेस ऑफ मेमोरी। तो इसमें आपने मेमोरी किसे कहते हैं, उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस देनी है, और उसके बाद ये विभिन्न स्टेजेस ऑफ मेमोरी को आपने डिस्कस करना है। लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकग्निशन क्या होता है, विद एग्जाम्पल्स। ठीक है, वो आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। और सेकंड क्वेश्चन आ जाता है आपका टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। ठीक है, स्मृति के प्रकार और विशेषताओं का वर्णन करें। तो प्रकार में आपकी कई प्रकार मैंने आपको बताए थे। ठीक है, उनको आप डिस्कस करेंगे। इमीडिएट, परमानेंट, पर्सनल, इम्पर्सनल, ये सारे प्रकार आ जाते हैं। और उसके अलावा फिर आपके ये सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये भी आपके प्रकार हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेमोरी क्या क्या है, अच्छी स्मृति की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक है, उसको आप डिस्कस करेंगे। तो ये आपके 2 क्वेश्चंस हैं जिनको आप करेंगे अपनी रजिस्टर्स में, अपनी कॉपीज में। सो थैंक यू सो मच गर्ल्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड।